सावधान। परमाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या श्रुतं पञ्चपदं मनोमि अरहंत भाषे यथं कनर्देव्यं कंथियं सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान भोयम सिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसको कौतो सलो अंबवं पहिने पाड़े परियम सुत पड़मानु ओव पूग्या चुलिया चिर सुत थई थुई धम्म कहं निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोइलाओ सुगई गमनम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अतः परमाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे। सुचलति पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णम न पावन्ते ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि भन्ते हरि भक्ति का सब पोत सर्व सम्मान समदंस संचरितान पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदिष्यानो वज्जानम तीरयन गुण पालनर्यानम सौसावनम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बहुलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कांदम मोक्षदम जैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुनति दूरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम असे मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बात समझिनवानी माता की जय। परम मंगल ग्रंथ 14 धाराएं की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। सारिका विकास भैया, सारिका दीदी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिमेदार। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंद्रम कलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोचम। हम लोग जीव कांड में जो अलौकिक गणित 14 धारा का वर्णन है उसमें से 14 धारा का स्वाध्याय कर रहे हैं।
14 धारा का नाम हम सब ने याद किया, जाना, समझा। 13 धारा हम लोग परसों समझ चुके थे। कल दोहराते हुए अकृति मातृ धारा पर हम लोग हमारी क्लास स्वाध्याय समाप्त हुआ था। वहीं से पुनः लेते हैं अकृति मातृ धारा। अभी इनका नाम बताऊं क्या उनका? हाँ, नाम बताऊं 14 धाराओं का? बता दीजिए। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अगन धारा, कृति मात्रक धारा, अकृति मात्रक धारा, घन मात्रक धारा, अगन मात्रक धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घन घन धारा। फिर से शुरू से बोलिए। सर्वधारा, समधारा, विषम ठीक है, धारा। ठीक है, मेरे को सुनने में शुरू में थोड़ा सा लगा था। ठीक, चलिए ठीक है। तो हमने कल अकृति मातृ धारा पर स्वाध्याय को ये किया था। कृति मातृ धारा, कृति माने वर्ग, मातृ के माने उसको उत्पन्न करने वाली संख्या जिसमें पाई जाए वो कृति मातृ धारा कहलाती है। तो वर्ग तो सभी संख्या का हो सकता है, पर कहाँ तक वो वर्ग होकर के वो संख्या कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ तक संख्या का वर्ग लिया जाए, तो केवल ज्ञान वर्ग होकर के केवल ज्ञान के आगे नहीं जानी चाहिए, वहां तक की संख्या लेते हैं। अब केवल ज्ञान का अगर हम वर्ग करें तो बहुत ऊंची चली जाएगी। केवल ज्ञान के पहले भी करें, थोड़ा और पहले भी करें तो भी बहुत दूर तक चली जाती है। तो जैसे हमने 65,536 केवल ज्ञान की संख्या पनट्ठी आचार्य आगम में लेके चलते हैं, तो इसमें कौन कितनी संख्या कृति मात्र धारा होगी, यानी कृति को वर्ग को उत्पन्न करने वाली। तो एक से एक का भी वर्ग, दो का भी वर्ग, तीन का, सबका वर्ग पाया जा सकता है। पाते पाते कहाँ तक, वहां तक की संख्या जिसका वर्ग करके 65,536 से आगे नहीं निकले, वहां तक का वर्ग, वहां तक की संख्या इसमें पाई ले आएगी। फिर वो आगे पढ़ हमने समझा था आकृति मातृ धारा, आकृति को उत्पन्न करने वाली संख्याएं। तो जहां तक कृति करते 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 केवल ज्ञान तक आ जाती है, उसके बाद की संख्या को अगर हम कृति करते हैं तो केवल ज्ञान से आगे बढ़ जाती है, अतः वो संख्या फिर इसमें नहीं आ पाएगी। तो इसलिए यहाँ क्या दिया था कि केवल ज्ञान का रूट यानी 65,536 का वर्गमूल निकाल लें, क्योंकि उसका जब हम वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा। अब उसमें अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो केवल ज्ञान से आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया आकृति मात्रक धारा में, जिन संख्या वो धनिया भी आ गया, ये धनिया पड़ा है, अभी खत्म करो। हाँ, वो पहले अंकल जी ने आलू रखे थे, मैंने कच्चा कला देखा, उसकी टिक्की बना के मैं तो बर्गर ही ले लूँ मैं भी। हरी मिर्ची सुनीता दीदी आप म्यूट कर लेंगे। सुनीता जैन, तो सुनीता जी म्यूट कर वो डाल लेंगे। दो टिक्की में। सुनीता जी म्यूट कर लेंगे। सॉरी। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वर्ग संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे संख्याएं इस धारा में पाई जाती हैं। क्योंकि केवल ज्ञान से आगे कोई संख्या नहीं है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो आगे निकल जाती, यानी जो संख्या वर्ग करने से 65,536 से आगे आ जाएगी, वो संख्या सारी सब की सब कहाँ तक, केवल ज्ञान के वर्गमूल से लेकर के और केवल ज्ञान की संख्या तक जितनी भी संख्याएं हैं सब इसमें आकृति धारा में आ जाएगी। इसलिए नीचे लिखा हुआ केवल ज्ञान का रूट यानी उसका वर्गमूल निकाल के एक जोड़ेंगे, तो जब उस संख्या का वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा। अगर एक जोड़ के वर्ग करेंगे तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया कि केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान +2, सारे स्थान कितने हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान की संख्या में से केवल ज्ञान का रूट निकाल देने से, जैसे हमने 100 माना था तो 100 में से 100 का वर्गमूल 10, 10 निकाल देने से 90, 90 स्थान कौन से थे, आकृति मात्रिक धारा के थे, क्योंकि 10 में एक लगाते ही 11 हुआ,
11 का वर्ग करते हैं तो 121 हो जाता है। 100 के हिसाब से वो संख्या आगे निकल जाती है। तो फार्मूला क्या बना कि अकृत्रिम मातृधारा में कितनी कौन सी संख्या पाई जाएगी, कितने स्थान पाए जाएंगे। तो कहे केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का रूट निकाल देंगे, बाकी जो संख्या बची सबकी सब अकृति मात्रिक धारा होगी। घन मात्रिक धारा, अभी कृति मात्रिक धारा हमने देखा। कृति किसको कहते हैं, भाषा में बताएं। कृति किसको कहते हैं? वर्ग को कहते हैं। फिर वही बात कर दी है त्रिशला जी। कल इतनी लंबी चौड़ी क्लास चली, वर्ग क्या हुआ? वर्ग क्या वर्ग कहने, कोई कहते सूरज किसको कहते हैं जो सफेद सफेद होता है, तो उसकी आप वो चीज क्यों बता रहे, कृति का मीनिंग क्यों बता रहे हैं? जिस संख्या को उसी आपने संख्या मैंने से कृति का मीनिंग तो नहीं पूछा ना। कल भी यही गलती आप लोग कर रहे थे, कल सुधारा, फिर आज फट से बोली और फिर वही गलती कर बैठी। मैंने मीनिंग तो नहीं पूछा कि कृति का मीनिंग क्या होता है। मत नहीं समझना आप लोग को, मत समझिए, मेरे क्या लगता है हम तो आगे बढ़ जाएंगे। 3 दिन से ये चीज समझाई जा रही, कृति मतलब वर्ग, लेकिन कृति कहते किसको, किसी को कृति समझाए तो वर्ग, वर्ग कहने से वो समझ जाएगा, कोई जानता ही नहीं वर्ग मीनिंग क्यों बताने लग जाते हैं। जब आप लोगों से कृति जिसे कहते हैं तो वर्ग, वर्ग को कहते हैं, ये तो आपने मीनिंग बता दिया। उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने को कृति कहते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो किया जाता है उसको कृति कहते हैं। कृति का मीनिंग क्या है, तो वर्ग है ना। कृति का मीनिंग क्या है, वर्ग। कहते किसे है, तो भाई किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब गुणा किया जाता है तो उसको कृति कहते हैं। उसी तरह से घन किसे कहते हैं, तो क्या होगा, क्या कहेंगे, घन किसे कहते हैं? उसी संख्या, बोलो दीदी। बोलिए। उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसा उसे घन कहेंगे। कृति को जब हमको प्रणाम लिखना, दीदी। कृति को जब हमको लिखना होगा पुस्तक में अपनी कॉपी में, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमको 2 की कृति करनी है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे उसको? 2 की पावर 3। 2 के ऊपर 2, हाँ पावर। 2 के ऊपर 2 पर पावर 2, कृति पूछा था हमने सुमन जी। और घन लिखना होगा तो 2 पर पावर 3। तो वैसे ही कृति करना है तो 4 पर पावर 2, तो 4 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 गुना 2, 4 गुना 4। 4 गुना 4, यानी जिस संख्या पर जितना पावर हो उस संख्या को उतनी बार गुना करना, उस पर दिया हुआ पावर कहलाता है। तो कृति में 2 पावर 2 होता है पावर, तो 2 बार उस संख्या को गुना करेंगे जिस पर पावर होगा उस संख्या को। उसी तरह घन क्या क्या करेंगे, जिस पर 3 लिखा होगा, घन 3 क्या नाम है, सो क्यूब को कहते हैं, तो 3 लिखा होगा तो उसी संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो उसको घन कहेंगे। अब यहाँ पर आचार्य दे रहे हैं कि घन मात्रिक धारा, यानी घन, घन रूप संख्या नहीं बता रहे, घन को उत्पन्न करने वाली जिसमें संख्या पाई जाए उसको घन मात्रिक धारा कहेंगे। तो घन भी जिस तरह से वर्ग सबका निकल सकता है वैसे घन भी सबका निकल सकता है, लेकिन घन सबका निकालने से जैसे 65,536 हमने मानी, तो 65,536 का भी घन निकल सकता है। 65,536 गुना 65,536 गुना 65,536, ये संख्या पाई जाएगी क्या, घन मात्रिक धारा में। घन मात्रिक धारा में ये संख्या पाई जाएगी क्या, तो कैसे पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी तो क्यों नहीं पाई जाएगी? ये संख्या कैसे पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी ये क्योंकि हमने संख्या केवल ज्ञान को 65,536 माना है, तो उससे आगे वो नहीं पाई जाएगी। उससे आगे तो 65,537 भी नहीं पाया जाएगा। और ये तो क्या है, 65,536 गुना 65,000, बहुत बड़ी संख्या है। तो
तो ये नहीं पाई जाएगी। तो कहाँ तक पाई जाएगी? जहां तक घन करके, सेंटेंस को पूरा करें, कहाँ जहां पर तक? घन करके 65,536 संख्या है वहां तक ही पाई जाएगी, उससे आगे नहीं पाई जाएगी। हाँ, नहीं वर्ग करके आती तो उसके नीचे जहां तक आए, कोई जरूरी नहीं 65,536 संख्या समरूप तो है, लेकिन क्यूब रूप होगी कि नहीं होगी हम आगे देखेंगे। तो 65,536 के ऊपर जो संख्या जाएगी घन करके वो संख्या नहीं पाई जाएगी, यद्यपि घन तो सभी संख्या का हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? जो संख्याएं घन को जो संख्याएं घन को उत्पन्न करने में समर्थ होती है 20 धारा में पाई जाती है, 1 2 3 4 लेके सारी संख्या कहाँ तक? केवल ज्ञान का आसन्न घन तक। इस सेंटेंस से हमें एक चीज और पता चलता है कि केवल ज्ञान घन रूप संख्या नहीं है, नहीं तो लिखा रहता केवल ज्ञान तक। इससे ये पता चलता है कि केवल ज्ञान की जो 65,536 संख्या है वो तो घन रूप नहीं है। अब उसके पहले कहाँ तक पाई जाएगी? तो बोले वहां तक संख्या ले जाओ, जहां तक भी पाई जाए वहां तक संख्या ले जाओ, सबका वर्ग घन करते जाओ, वो संख्या इसमें पाई जा सकती है। सभास्थान कितने होंगे? तो केवल ज्ञान के आसन्न घन तक, यानी केवल ज्ञान जो 65,536 है उसमें उसमें पाया जाना अंतिम स्थान तक, वहां तक सारी संख्याओं का घन यहाँ पाया जाएगा। अघन मात्रिक धारा, जिस संख्याओं का घन करने पर घन संख्या का प्रमाण केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है, वे इस धारा में पाई जाती है। तो केवल ज्ञान का आसन घन के प्रथम घन +1, केवल ज्ञान का आसन जहां तक केवल ज्ञान का, जहां तक संख्या को घन कर करके केवल ज्ञान के अंदर अंदर पाई जा रही है, उसका जो लास्ट घनमूल है उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगी? आगे निकल गए। सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सुनाई दे रहा है, खूब अच्छा जी लग रहा जी जी दीदी। ऊपर काम हो रहा लगता, कई दिन से हो रहा, दिन भर होता है। ये आसन घन क्या हुआ? उसके पास का मतलब उसके आगे अगर किसी संख्या को घन करेंगे तो वो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा। उसके पास का आसन है ना, आसन मतलब एकदम कहाँ तक? जहां तक केवल ज्ञान के पास तक का घनमूल, यानी अगर उससे अगर आप 1 भी जोड़ देते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा। उस संख्या का अगर घन करते हैं तो आगे निकल जाएगा। जैसे हमने 100 का समझाया था आपको, 100 में जैसे 1 का घन करें वो पाया जाएगा, 2 का घन करेंगे 8 पाया जाएगा, 3 का घन करेंगे 9 पाया जाएगा, 4 का घन करेंगे 64 पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 का घन करेंगे तो 125 हो जा रहा है। तो वो हमने 100 मानी है संख्या केवल ज्ञान की, तो आगे निकल गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या करें? आसन्न घनमूल यहाँ 100 का क्या हुआ? कौन सी संख्या हुई? अभी जो मैंने समझाया छोटा 100 संख्या, 100 संख्या लेके 64 आसन घनमूल की संख्या कौन सी? 64 आसन 64 का घन होगा क्या? नहीं प्रश्न को 4 समझेंगे तो वैसे ठीक 4 रहेगा आप लोगों को। 4 दीदी। तो ये 4, तो यहाँ क्या लिख रखा है पुस्तक में? केवल ज्ञान के आसन घनमूल, आसन घन के प्रथम घनमूल। आसन घन सबसे पहला 4 है, उसके बाद 3 है, 2 है, 1 है, सब। आसन कौन सा सबसे नजदीक कौन सा? 4 है। उसमें जैसे ही हम 1 जोड़े तो क्या हो गया? केवल ज्ञान से आगे कितना हो गया? केवल ज्ञान हो 5 जाएगा। 125 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अघन मात्रिक धारा में कौन सी संख्या आएगी? तो कहते हैं केवल ज्ञान का जो आसन प्रथम घनमूल है। तो यहाँ आसन प्रथम मूल मतलब केवल ज्ञान के पास कौन सा है? 4 वाला है ना, उसी का सबसे आता है 4, फिर 3, फिर 2। उसमें जैसे ही 4 में हम 1 जोड़ते हैं, अगर उसका घन करते उत्पन्न, घन 5 का घन करते तो 125 हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं केवल ज्ञान के आसन्न घन का प्रथम घनमूल, पहला घनमूल, यानी 4 3 2 1 ऐसे बढ़ेगा। सबसे आसन सबसे नजदीक वही, आसन मतलब नजदीक।
तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमने एक जोड़ा और उसको घन किया तो 125 हो जा रहा है, यानी आगे निकल जा रहा है। तो यहाँ पर ही दीदी कहें दीदी एक केवल सेकंड, ज्ञान के। दीदी इसमें हाँ, जैसे ऐसे लिया है क्या कि 4 का घन जैसे 64 आया, तो फिर 65 66 वो सब आएगा क्या ये नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बहुत अच्छा, 1 2 3 4 के अलावा सारा आ जाएगा 100 हाँ तक। अच्छा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 तक आ जाएगा। हम्म, तो वैसे ही 65,536 के पास का जो घनमूल होगा, क्योंकि हमने इतना तो समझ में आ गया कि 65,536 घनमूल संख्या नहीं है, नहीं तो सीधे लिख देते केवल ज्ञान तक, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, केवल ज्ञान के आसन घनमूल तक। यानी जो 65,536 हम मान रहे हैं, आगम में कहा जा रहा है, हम नहीं मान रहे, आगम कहता है, तो वो घन रूप संख्या नहीं, तो उसमें जो सबसे लास्ट तक घन बन सकता है ना, जैसे अभी हमने 100 में क्या देखा, 4 तक का घन बन सकता है, 5 का घन बनाते ही 100 से आगे निकल रहा है। तो वो सारी संख्या 100 में 5 से लेके 100 तक की सारी संख्या कहलाएगी अघन मात्रिका धारा, है ना, क्योंकि 5 का भी घन करेंगे तो आगे निकल जाएगा, 6 का भी करेंगे तो आगे निकल जाएगा। यद्यपि घन उत्पन्न तो कर रही है, 6 का घन भी होता है, 5 का भी होता है, सारी संख्या का घन हो सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कृति अकृति मात्रिक धारा, तो कृति तो किसी भी संख्या का आप कर सकते ना, वर्ग करने के लिए 2 संख्या का, एक जैसी संख्या का 2 बार गुना करना, घन करने के लिए एक जैसी संख्या का 3 बार गुना करना, तो हम किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे बंदिश क्या है, बोले भाई केवल ज्ञान से आगे नहीं जाना चाहिए, होती ही नहीं उससे आगे संख्या। तो समझाने के लिए आचार्य तो पन्नट्ठी शब्द दिए कि भाई हम पन्नट्ठी मान लेते 65,536। तो यहाँ पर वही चीज, यहाँ पर तो भाषा में लिखा हुआ, तो हम क्या देखे कि 4 अपने लोग 100 माने थे, तो आसन घनमूल 4 था। 100 के पास वाला सबसे संख्या कौन सी नजदीक थी जिसका घन पाया जा रहा, तो 4 था। तो 4 में हम एक जैसे जोड़ते हैं तो 125 हो रहा घन, तो वो नहीं पाएगी 5 इसमें, है ना, वो अघन मात्रिक धारा में आ जाएगा। वहां से लेके कहां तक, 100 तक। तो वैसे ही 65,536 का जो लास्ट घनमूल होगा, जो 65,536, अगर हम उसमें एक भी जोड़ देते हैं तो उसका घन 65,536 से आगे निकल जाएगा। तो वहां वहां उस संख्या के बाद में वहां से लेकर के 65,536 तक की सारी संख्या क्या कहलाएगी, अघन मात्रिक धारा। तो कितना हुआ, जैसे घन मात्रिक धारा में तो 4 तक का होगा, फिर अघन में तो 4 से ऊपर का होगा। हाँ, तो वो फिर कहाँ तक? अपने 100 माने तो 100 तक, वही तो 100 बता रहे हैं तक। ना कि वहां से कि यहाँ 65,536 लेके चलेंगे तो 65,536 तक, जो कि वही लास्ट संख्या है ना। हमने उसको केवल ज्ञान की प्रतीक मान लिया, तो केवल ज्ञान से आगे तो कोई संख्या हो नहीं सकती है, तो वहां तक के सारे स्थान वास्तव में तो केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान तो हम जान नहीं रहे ना कितना बड़ा है क्या है, तो उसको माना हुआ। रिज्यूम, हाँ रिज्यूम करके चला जाता है कि भाई इतनी संख्या मान लेते, तो वहां तक की सारी संख्या, जहां तक उसका घन करते करते जो संख्या केवल ज्ञान के आगे लगेगा कि अब बढ़ने लगी है, 65,536 से आगे बढ़ने लगी है, तो उस संख्या को छोड़ के उसके पहले वाली संख्या तक सारी क्या कहलाएगी, घन मात्रिक धारा। और जहां 65,536 से एक अंक भी, जैसे 65,537 भी, अगर पहली बात तो 37 होना घन में होगा कि नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, तो वहां से जो सारी संख्या वो क्या कहलाई जाएगी, अघन मात्रिक धारा। सारे स्थान कितने हो जाएंगे, तो केवल ज्ञान में से केवल ज्ञान का आसन घनमूल, जैसे हमने जब 100 माना था कि 100 केवल ज्ञान है, आसन घनमूल क्या था उसमें, 4 था, 4 था, तो 100 में से 4 घटाए तो 96 क्या कहलाई, 96 संख्या 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 100 तक की संख्या क्या है, अघन मात्रक धारा। अब आगे आ रहे हैं, बहुत बहुत ही आनंददायक चीज आ रही है। द्विरूप वर्ग धारा, 2 के वर्ग से प्रारंभ कर पूर्व पूर्व संख्या का वर्ग जिस जिस धारा में पाया जाता है वह द्विरूप वर्ग धारा है। द्विरूप मतलब 2 के रूप से, 2 से, वर्ग मतलब 2 गुना 2, हम लोग सब जानते हैं। तो द्विरूप वर्ग धारा का सबसे पहला स्थान हो जाएगा 4,
सबसे पहला स्थान द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान 2 नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ वर्ग करने का है तो एक का वर्ग से तो चलेगा नहीं काम, एक का तो एक ही हो जाता है, बढ़ तो रही नहीं है। द्विरूप वर्ग से चालू होगा, द्विरूप माने 2 के वर्ग माने वर्ग से 2 का वर्ग करने के बाद जिसमें आगे पाया जाए, धारा रूप पाई जाए, वह कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा में स्थान आएगा, वो संख्या इसमें आएगी। पहली संख्या क्या कह रहे हैं? तो पहली संख्या यहाँ कह रहे हैं कहाँ से द्विरूप वर्ग धारा की संख्या, जैसे संख्या चालू हुआ था 2 से, तो वर्ग धारा का कहाँ से चालू होगी वर्ग धारा, तो कहते हैं 4 से। पहला स्थान कौन सा होगा इसका? 4 होगा। दूसरे पेज पर देखें, द्विरूप वर्ग धारा के स्थान, पहला स्थान 4 है, कैसे आया? बोला 2 को 2 से गुना करने पर, तो 2 पर पावर 2। हम 4 को 4 से फिर द्विरूप वर्ग धारा में जो वर्ग की संख्या वर्ग करके जो संख्या आती है उसी का वर्ग करना। ऐसा नहीं कि 2 पर पहले 2 को एक बार से गुना कर दिए, फिर 2 को 2 बार गुना, 2 को हम जब 2 बार गुना करेंगे तो वो घन बन जाएगा, है ना। कोई सोचे भाई 2 पर 2 लिखा, अब दूसरी बार उसी धारा में हम क्या लिख दे, 2 पर 3 लिख दें, उसी धारा पर हम 2 पर 4 लिख दे, तो 2 को 3 बार गुना करने से घन बन गया, है ना, तो इसलिए वो तो आएगा नहीं। तो जो संख्या गुणा करके आती वापस उसी को गुणा करना, इस धारा में जिसमें पाया जाए उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। तो पहली संख्या पहला कैसे आई है? 4 है पहली संख्या, आई कैसे? 2 को 2 से गुणा करने से, यानी 2 पर पावर 2। फिर दूसरा स्थान कौन सा होगा द्विरूप वर्ग धारा का? 4 गुना 4, जिसको 16 हम यहाँ पर जानते हैं। आई कैसे? 2 पर पावर 4 करने से। फिर 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग करना है सब संख्या का, 256 आया, 2 पर 8 का पावर करने से 256 आता है। 65, फिर 256 को 256 से गुना करने पर संख्या आई 65,536। स्थान कौन सा? चौथा स्थान, 2 पर पावर 16। 65,536 को 65,536 से गुना करेंगे तो इसको बादाल कहते हैं। बादाल क्यों कहते हैं? दाल माने 40, बा माने 2, यानी जो संख्या 42 से शुरू होती हो, इसलिए इसका नाम आगम में बादाल है। कैसे आई? पनट्ठी को पनट्ठी से गुना करने पर। हम 2 पर पावर से अगर हम इसको जानना चाहें तो कितनी बार 2 को कहते हैं? 32 बार 2 पर पावर लगाने से बादाल आता है। फिर बादाल को बादाल से गुना करने पर इकट्ठी आ रही है। इकट्ठी यहाँ क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये संख्या 1 और 8 से शुरू हो रही है, इसलिए इसका नाम इकट्ठी कहलाया है। आप सामने देख रहे होंगे इकट्ठी का चिन्ह कैसे लिखा जा रहा है। बादाल कैसे लिखते हैं? आगम में बादाल संदृष्टि रहेगी तो बादाल ऐसे लिखा रहेगा, 4 2 बराबर का चिन्ह। पन्नट्ठी कैसे लिखा रहता है संदृष्टि में? 65 बराबर का चिन्ह। इकट्ठी में 18 बराबर का चिन्ह। इस तरह से संदृष्टि में रहता है। भाषा में कैसे लिखा रहेगा? पन्नट्ठी, बादाल, इकट्ठी, ये इनका ये है। अब इसके बाद ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कठिन नहीं था। द्विरूप वर्ग धारा का मतलब हुआ जो संख्या वर्ग करके आए। तो वर्ग करके आए तो माने जो संख्या वर्ग करके आ रही फिर उसका वर्ग, फिर जो वर्ग करके आई है उसका वर्ग, फिर जो वर्ग करके आ रही है उसका वर्ग, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएंगे? केवल ज्ञान के पहले तक। कि केवल ज्ञान को केवल ज्ञान से गुना करते तो संख्या बहुत बड़ी हो जाए, केवल ज्ञान का वर्ग तो हो नहीं सकता। ये वर्ग करते 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 कहाँ तक जाएंगे? जो संख्या
क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि वो जो संख्या हमारी केवल ज्ञान की संख्या वो समरूप है। तो अगर गुना करते 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 केवल ज्ञान तक जो जाएगी वो वहां तक द्विरूप धारा में सारी संख्या आएगी। आगम में इकट्ठी से आगे कोई संख्या ऐसे संदृष्टि रूप में नहीं आई है। अब बताना चाह रहे हैं आचार्य कि अर्धछेद, अब हम आपको कह रहे हैं आचार्य बताने जा रहे हैं, मोटा मोटी सबको ही मालूम है, विभक्तित राशि का जितनी बार आधा आधा होता है उतना उस राशि के अर्धछेद होते हैं। जैसे 4, किसी का खुला हुआ है? उषा, मधु, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अपने पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? बिना मतलब का अंतराय कर्म क्यों बांध रहे हैं? चो 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 चो, एक तो सब्जेक्ट कठिन, एक मेरे गले में आवाज नहीं, और ऊपर से फिर आप लोग खोल के रख लेते हैं। जैसी क्लास हो ना वैसा उपयोग लगाना चाहिए, कठिन क्लास हो कठिन उपयोग लगाइए, काम करते करते सुनने की कोशिश ना करें। 4 का छेद, तो बताए 4 को 2 से भाग दिए 2 आया, फिर 2 को 2 से भाग दिए 1 आया, यानी 4 के अर्धछेद कितने होंगे? 2 होंगे। किसी भी संख्या का आधा आधा जब तक होता जाता है तब तक उतनी बार को, जितनी बार आधा आधा होता है, अर्धछेद आधा आधा छेदन करना, वो उस संख्या का अर्धछेद कहलाता है। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे 4 को 2 से भाग दिया 2 आ गया था, और 2 को 2 से दिया 1, यानी ये 2 और ये 1, ऐसे 2 अर्धछेद हो गए, ऐसे इनको गिनेंगे 2 को और 1 को, ऐसा ही ना? नहीं, 2 बार हुआ। हाँ, यानी एक बार हुआ 2, और फिर 1 आया तो एक बार, तो 2 बार हुआ, ऐसा ना? नहीं, अर्धछेद इसका 2 बार हुआ, 2 आया 1 आया से मतलब नहीं, वैसे आप गिनेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि 2 बार विभाजित हुई है ना, हाँ हम ऐसे हाँ, नहीं कह यही सकते इसको यही एक समझ बार रही 2 थी आया। दीदी। हाँ हाँ, हाँ, जी 2 जी, बार हाँ, भी, 2 आया, से समझ कितनी में आ बार, गया यानी दीदी। हाँ, 4 की यानी संख्या जितनी बार कितनी कर बार, रहे उतने अर्धछेद, जितनी बार उस कर रहे संख्या अपन का। उतने। हाँ, जी आप जी 2 1 को लेंगे तो फिर जहां पर 3 4 आएगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, यानी जिस संख्या को हाँ, जितनी बार आधा आधा करते हुए 1 आ जाए, वहां तक जितनी बार हम आधा आधा किए हैं उसको काउंट कर उतनी लेंगे बार। तो उस संख्या का अर्धछेद कहलाएगा। जी जी, समझ जैसे में आया 16 दीदी, संख्या प्रणाम है, दीदी। तो 16 का 8 हुआ, 8 का 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, यानी 16 संख्या के छेद कितने होंगे? 4 होंगे। 64 के कितने होंगे? तो आचार्य कह रहे हैं 32 16 8 4 2 1, अर्थात 6 छेद होंगे, 6 भाभी अर्धछेद। भाभी एक बात पूछे, जैसे इसमें तो 1 का छेद 2 बता दिया, यहाँ पे 5 होने के बाद में 1 को नहीं गिना इन्होंने। जैसे 16 के छेद इन्होंने 4 बताए, तो 1 को नहीं गिना और ऊपर 1 को गिन लिया इन्होंने। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो इसमें तो अर्धछेद हो गए 2। गिना तो है बीना जी, 16। 16 थोड़ी अर्धछेद है, 16 तो संख्या है अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है है ना, भाभी। 16 तो अच्छा, संख्या है। 64 के छेद 32 16 8 4 2 1, यानी 8, 6 छेद। वो संख्या लिख 256 दी के, ना दीदी, इसलिए गड़बड़ हो गई। पहले हाँ, संख्या और लिख दी ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो जी दीदी। 256 का 128 64 32 16 8 4 2 1, यानी 8 छेद होंगे। अब ये हमें अर्धछेद समझ में आया। अब इसका एक फॉर्मूला देते हैं आचार्य, है ना, जितनी विवक्षित राशि की 2 की घात है, यहाँ पीछे पेज में जब वो वर्ग वर्ग निकाले हैं तो आप देखेंगे सब 2 पर घात, सारी संख्याओं का इकट्ठी तक क्या करे हैं, 2 पर पेज पलटेंगे, 2 पर घात 64, घात मतलब पावर है ना, पावर को हिंदी में घात कहते हैं। 2 पर पावर 64, 2 पर पावर 32, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई पूछे भाई कि इकट्ठी के कितने अर्धछेद होंगे, तो आचार्य एक फॉर्मूला हमको दे दिए, उस पर जितनी 2 की घात, 2 पर जितनी घात हो उतने अर्धछेद होंगे। तो हमको इससे क्या पता चल गया कि इकट्ठी के अर्धछेद कितने होंगे? 64 होंगे। बादाल के अर्धछेद कितने होंगे? 32 होंगे। पेज पलटे होंगे आप लोग, पूरा पहले वाला पेज।
59 के अर्धछेद कितने होंगे? 16 होंगे। 256 के अर्धछेद कितने होंगे? तो 8 होंगे। 16 के अर्धछेद कितने होंगे? तो 4 होंगे। 4 के अर्धछेद कितने होंगे? तो 2 होंगे। ये आचार्य यहाँ पर हमको एक ये दे दिए कि भाई आपको फट से पता चल जाए जितनी भी विवक्षित राशि की 2 की घात है, घात मतलब पावर है, 2 के ऊपर जितना पावर है उतने छेद उस राशि के होते हैं। जैसे 4 बराबर 2 पर पावर 2, तो 4 के छेद 2 हुए, जो हम अभी देखे। 256 पर हम पिछले पेज में देख रहे हैं कि 2 पर पावर 8 लिखा हुआ है, तो 256 के छेद कितने होंगे? 8। 65,536 पर 2 पर पावर 16, तो 65,536 के छेद 16 होंगे। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कुछ नहीं आया तो फिर से पूछ लेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, जो पहले से सुन चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। एक बार वापस से बताइए ना प्लीज। मैं तो बैठी हूँ, देखूं कौन सा पेज है ये? 6,500। मेरे पेज नंबर तो इस पर नहीं, हम उस दिन आप लोगों को कहते कि आप लोग पेज नंबर डाल लीजिए। 10 अच्छा। नंबर पेज है। पेज नहीं, वो नंबर 10 नंबर पेज है। विवक्षित राशि का पेज नंबर वो 10 विवक्षित राशि का अर्धछेद निकालने होते हैं। हाँ, अर्धछेद। अब ये पेज नहीं है सरोज मेरे पेज में। नंबर 10 हाँ, लिखे हैं, पेज नहीं है, 10 पेज लिखे नहीं हैं। है, पेज नहीं है। गणित सूत्र है पर ऐसे हाँ शुरू। हाँ, एक मिनट सुनो। अर्धछेद 2 की घात से, ऐसे पेज के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अर्धछेद 2 की घात से। अर्धछेद गणित सूत्र से है, ये नहीं है क्या? ना ना, वो नहीं, गणित सूत्र से तो लॉग होगा। 2 की घात से ऐसे लिखा हुआ है। उससे पहले वाला पेज है जो आपने बोला, उससे पहले वाला पेज है वो। अभी हमने क्या समझा, फिर से एक बार ले रहे हैं, नए हाँ लोग। सब अपना हाँ। अपना पेज लिख लेंगे तो अर्धछेद किसे? आसान हो जाएगा। सब में अपना अपना पेज नंबर लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा खोजने में। हाँ, मैं उस समय लिखा सब हुआ है लोग हमारे तो, पुराने लोग लिख रखे होंगे बाबूजी, उन लोग को लिखा हमने हुआ है इसलिए हमारे। कहा। लिखा हुआ 11 है पूरा 10 नंबर लेकिन मेरे पेज, को 12 नंबर पेज है। मेरे को भी तो लिखना पड़ेगा, तब तो मैं पेज नंबर बताऊंगी। मैं लिखी हुई हाँ किसी और की बुक में, ये मेरे पास कोई और बुक है, लगता है नई बुक है ये तो। लिखी हुई बुक मेरी दूसरी थी, कुछ कुछ उसमें नोट्स मैंने लिख रखे थे। अर्ध मतलब आधा, छेद माने छेदन करना, आधा आधा छेदन करना, है ना। एक खरबूजा लाए, पहले 2 टुकड़ा किए, फिर उस आधा का फिर आधा किए, 4 टुकड़ा हो गया। फिर उस 4 को, और क्योंकि घर में तो 20 लोग हैं, खरबूजा तो एक ही है, फिर आधा किए, फिर आधा किए, कब तक करते गए? जब तक वो 20 टुकड़ा नहीं हो गया। तो आधा 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 करना। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि आधा आधा छेदन करना। कब तक छेदन करना? जब तक एक नहीं आ जाए तब तक छेदन करना। यहाँ प्रश्न, एक सीधी सी बात मन में आती, तो क्या सब संख्या छेदन होते होते एक आ जाती है? तो नहीं, सब संख्या छेदन होते होते एक नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती है। बहुत सी संख्या ऐसी है जो कहाँ सिमट जाती है? 3 पे सिमटती है। जैसे 9 है, 9 9 तो चलिए फिर ठीक है। जैसे 12 है, 12 का छेदन किए 6, 6 का छेदन किए 3, अब 3 का छेदन कैसे हो? तो हम ये जान के रखें कि सभी संख्या के अर्धछेद नहीं निकल सकते। तो इसीलिए अपना जो गणित है वो ये बताना चाह रहा है कि भाई कौन सी संख्या अर्धछेद वाली होगी? 2 पर जिसका पावर होगा वो पावर कैसा? वर्ग रूप पावर होगा, सम संख्या का पावर होगा, तो फिर उसका अर्धछेद होगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का हम जितनी बार आधा आधा करते हैं, वो जितनी बार आधी आधी हो, आधी आधी बार होने वाली संख्या को जितनी बार आधी आधी हो। जैसे यहाँ पर क्या करें, 256 को हम करें तो 128, 128 एक बार हुआ, 128 को फिर हम 2 से आधा करें तो 64 हुआ, 64 को फिर हम आधा करें तो 32 हुआ, 32 को फिर हम आधा करें तो 16 हुआ, 16 को फिर हम आधा करें, आधा मतलब 2 से भाग दिए, 16 को आधा करे तो 8 हुआ, 8 को और आधा करे तो 4 हुआ, 4 का और आधा करे तो 2 हुआ, 2 को आधा करे तो 1 हुआ। यानी 256 को हम आधी आधी कितनी बार कर सकते हैं? 8 बार कर सकते हैं। जो ये 8 बार कर सकते हैं, इनको ये कहा गया कि 256 के अर्धछेद है ये। यानी 256 को कितनी बार छेदन किया जा सकता है? 2 से 8 बार किया जा सकता है। समझ में आया क्या स्नेहा जी?
तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपने अब हम संख्या ले हैं, उसको 2 2 से भाग देते जाएं देते जाएं देते जाएं। तो आचार्य ने कहा नहीं, मत घबराओ, जिस संख्या पर 2 पर जितना पावर हो, किसी कोई संख्या 2 को 2, हम अभी आप लोग को कहें कि वर्ग रूप संख्या का होता है, तो 2 का सम संख्या का होता है, तो 2 2 2 2 गुणा करते करते कोई संख्या आ रही है, तो हम अभी क्या समझे कि 2 पर पावर 2 यानी 2 को 2 से गुना करना, 2 पर पावर 3 तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 4 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि 2 पर जितनी घात हो, 2 पर पावर जब 4 करें तो संख्या क्या आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगी ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई 16 का अर्धछेद कितना होगा तुमको अगर जानना है, तो 2 पर जितनी घात थी, जितनी पावर थी, घात मतलब पावर, क्योंकि ये शब्द भी जानना हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कर्म कांड में समझ नहीं पाएंगे। तो 2 पर जितनी पावर थी, जितनी घात थी, उतना ही इसका अर्धछेद होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 16 के अर्धछेद कितने आ रहे, 8 4 2 1। और ये संख्या कैसे आ रही, 2 पर 4 पावर 4 दे रहे हैं तब आ रही है, 2 को 4 बार गुना कर रहे हैं तब आ रही है। तो यही यहाँ कर रहे हैं इस पेज में, जितनी विवक्षित राशि की 2 की घात है। विवक्षित का मतलब, विवक्षित शब्द बहुत जगह आएगा, विवक्षित का मतलब हमेशा यही समझेंगे, जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, जिस चीज का हम वर्णन करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम वर्णन क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि कोई राशि का अर्धछेद कितना होगा, तो हमने विवक्षित राशि, उस समय विवक्षित मतलब आपको कि जो राशि आप ले रहे हैं उसको विवक्षित राशि कही जाएगी। जैसे हम 500, आपके मन में है कि 65,536 का हमको अर्धछेद जानना है, किसी के मन में है हमको 256 का जानता है, तो जिसको 256 का जानना है उसकी विवक्षित राशि 256, जिसको 65,500, ये विवक्षित शब्द बहुत कड़ा लगता होगा, 65,536 का जानना है, उसके लिए विवक्षित राशि 65,536। विवक्षित मतलब जिसका परिणाम हम जानना चाहते हैं, जिसका फल हम जानना चाहते हैं, वो राशि अथवा वो शब्द। तो यहाँ पर कह रहे हैं विवक्षित राशि, यानी जिस भी राशि का आप जानना चाह रहे हैं, उस राशि की बोला कि अर्धछेद कितना होगा, तो वो राशि 2 पर कितना घात लगाने से उत्पन्न हो रही है, वो जो घात है वही उसका अर्धछेद है। जिस राशि का अर्धछेद जानना चाह रहे हैं, वो राशि 2 को कितनी बार गुणा करने से आ रही है, यानी 2 के ऊपर उतना पावर लिखेंगे, तो 2 पर जितना पावर है उस राशि के उतने ही अर्धछेद होंगे। ये यहाँ पर बता रहे, उदाहरण में जैसे दिए, भाई 4, हमको 4 के अर्धछेद जान रहा है, 4 कैसे निकलती है, 2 पर पावर 2 देने से। तो आचार्य आगे का नहीं देखेंगे, बस यहीं तक देखिए, आगे नहीं देखेंगे, पुस्तक में 2 पर पावर 2 ही केवल देखिए। तो ये यहाँ पर क्या, ऊपर की पंक्ति क्या कहती है, हम 4 के अर्धछेद जानना चाह रहे हैं, तो विवक्षित राशि हमारे लिए 4 हो गई। तो कहते विवक्षित राशि की 2 की जितनी घात है, 2 की घात कितनी है, 2 पर पावर 2 यानी 2 घात है, 2 पर पावर 2 मतलब 2 घात है। तो ये कह रहे हैं 4 के अर्धछेद 2 होंगे। समझ में आया, 4 के अर्धछेद 2। अब इधर वाला बिल्कुल हाथ से ढक लीजिए, आप खाली पावर तक हाथ रखिए, उसके बाद वाला पूरा ढक लीजिए हाथ से। फिर जैसे मान लीजिए आपको 256 का अर्धछेद जानना है, तो आचार्य विवक्षित राशि हमारी क्या हो गई, 256। अब वो कह रहे विवक्षित राशि की 2 पर की घात, तो हम देखिए अभी पीछे 256, 2 को 8 बार गुना करने से आ रहा है ना, यानी 2 के ऊपर कितना पावर है अथवा 2 के ऊपर कितना घात है, 8 है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 256 के अर्धछेद 8 होंगे। आया समझ में? हाँ जी, आ गया, बहुत जी अच्छा से। दीदी, जी जी। फिर नीचे वही 65,000, मेरी विवक्षित राशि क्या है, मुझे जानना है 65,536 के अर्धछेद कितने होंगे भाई। अर्धछेद मतलब हम 2 पर कितना तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 पर 16 का पावर, यानी 2 को 16 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,536 आता है। तो 2 पर घात अथवा 2 पर पावर 16, तो 65,536 के अर्धछेद कितने होंगे, तो कहते हैं आचार्य कि जो घात की संख्या है उतने होंगे अथवा जो पावर की संख्या है उतने होंगे, यानी 65,536 के अर्धछेद 16 होंगे।
निकाला कैसे हमने, मुझे ये समझ नहीं आया। जैसे निकालने के लिए तो आप निकालिए 2-2 का भाग करके। नहीं, 2-2 का भाग करके निकाला, लेकिन जैसे एकदम 16 निकाल लिए, वो भाग करके तो निकाल लेंगे, लेकिन हाँ, जैसे एकदम तो निकाल लिया। एकदम तो वो बता रहे हैं ना, वो यहाँ पर एकदम निकालने का तो आपको पहले बता चुके कि 2-2 से भाग देते जाइए, वो यहाँ भाग करके थोड़ी बताएंगे। नहीं, वो तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आप 16 बार भाग दिए, 2 पर पावर 16 यानी 2 को आप 16 बार गुना कर रहे हैं तो 65,536 आ रहा है। तो वो 16 ही अर्धछेद है। यहाँ ये भाव भाषणा करा रहे हैं, ये सब भाव भाषणा नहीं करा रहे हैं कि 2-2 का भाग दे करके कैसे हुआ। यहाँ ये नहीं भाभी, जैसे हमने ये 256 में हमने ये लगा लिया कि 56 बाद में 2 8 56, तो हम 8 बार करेंगे तो हमारा 256 हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला इसमें भी है क्या? 2 8 56 मैंने तो अपने मन में ये हिसाब लगाया, 2 दूनी 4 आ गया तो 2 बजा 6 हो गए। इसमें हमने लगा ले 2 8 56, बाकी 56 राशियां। 2 8 56 कहाँ से होता है ओ सिस्टर सॉरी, जी? कौन सा पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप? नहीं सॉरी, गलती, नहीं सॉरी। कोई भी तीसरी चीज लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर कोई तीसरी चीज होती तो सारिका जी हमें आपसे बहुत पहले ही बता देती, है ना। ये आज ये जितनी चीज सारिका जी बताएं वो कोई जीवकांड में नहीं लिखा हुआ कुछ भी। उन्होंने इतना करके पुस्तक छापा कि लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए। और अन्यथा कुछ दिमाग में घुमाएंगी तो जो यहाँ पर मैं रोज आप लोग को कह रही हूँ, अन्यथा अगर दिमाग में कुछ घुमाएंगे कि अरे इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये आपका छूट जाएगा, ये मान के चलिएगा, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप बीना जी भी हमारी थोड़ी दिमाग ज्यादा चलाती हैं, कुछ अलग से चला लेती है, नतीजा ये होता कि जो समझा रहे हैं वो निकल जाता है, 1 मिनट में तो तुरंत शब्द निकल जाते हैं। तो यहाँ अर्धछेद समझ में आ गया सबको? कोई कहे भाई 2 पर पावर यहाँ पर 8 है, और आपको ये पूछ ले कि इसमें जो संख्या आएगी उसके अर्धछेद कितना, और कुछ नहीं दे, आपको 2 पर पावर 8 दे दे, और प्रश्न क्या करे कि इससे जो संख्या उत्पन्न होगी उसके अर्धछेद कितने होंगे, तो आप क्या बता देंगे कितने होंगे? 8 होंगे। आपको संख्या नहीं निकालनी पड़ी ना, उसने संख्या तो पूछी नहीं आपसे। उसने क्या कहा कि 2 पर पावर 8 है, इससे जो संख्या आ रही है उसके घात कितने, उसके अर्धछेद कितने होंगे। तो आप तो फट से बोल देंगे ना 8, क्योंकि 2 पर पावर 8 है। हमको आचार्य बता रहे हैं कि 2 के ऊपर जितना घात होता है उस संख्या के उतने ही अर्धछेद होते हैं। तो हमको न संख्या निकालनी पड़ी, न संख्या को 2 बार बार 2 से भाग देना पड़ा। हमने सीधे कह दिया कि भाई 2 पर पावर 8 करके जो संख्या आएगी 2 को गुना करके उसके अर्धछेद 8 होंगे। आ रहा समझ में? पर भाभी गुना मतलब जैसे यदि हमें अपना देखना है तो गुना तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। मतलब वैसे तो अर्धछेद लिख दिया हमें उन्होंने, आचार्य ने, कि 8 हो गए, 2 के ऊपर पावर 6 तो 8 अर्धछेद हो गए। पर यदि हमें देखना है तो अपना आप ही तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा ना। ऐसा बिना जी, बहुत आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग इसमें होंगे, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़े हुए, अलजेब्रा त्रिकोणमिति पढ़े हुए ना हम लोग। अब हमको आदत थी कि मेरे को तो फॉर्मूला रटना नहीं है, मेरे को फॉर्मूला बना कैसे वो देखना है, तो नेचुरली हमको करना पड़ता था ना, उस फॉर्मूला का सारा काम करना पड़ता था ना। ये तो स्वाभाविक सी चीज है। 2 पर पावर 8 है और आपको इसको जांचना है कि 2 पर पावर 8 ये इसके अर्धछेद होंगे कि नहीं, तो आप बैठ के करिए गुना, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है ना। कोई भी फॉर्मूला इजाद हुआ है, आपको फॉर्मूले की उत्पत्ति समझनी है। संस्कृत में शब्द रूप चलते हैं, है ना, 7 8 विभक्ति के, हमने कभी नहीं याद किए वो शब्द रूप बनते कैसे हैं। मेरे को वो लगता था मैं याद कर लूं तो मैं अपने से बना लूंगी, तो नेचुरली फिर आप शब्द रूप के सारे व्याकरण याद करो, सारे ग्रामर याद करो, सारे उसके जितने भी अक्षरों में बदलाव होता वो याद करो। तो वो तो निश्चित सी बात है कि 2 पर पावर 8 आया कैसे, करो गुना बैठ करके आप। वैसे इस ग्रंथ में तो 2 पर 8 पावर का 2 बता दिया आचार्य कितने होते हैं, बाकी करना है तो आप स्वयं करोगे ना, वो थोड़ी कोई आपकी जिज्ञासा कोई दूसरा करेगा। ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न होता है भाई। अब ये लॉग वाला हम नहीं करते हैं, क्योंकि साधारण सा गुनाई वाला लोग हम नहीं समझ पाते हैं, तो लॉग करने से ये लॉग आजकल के बच्चों को समझ में, हम लोग तो लॉग, हमारे जमाने में तो लॉग था भी नहीं, मेरे जमाने में तो और नहीं था ही नहीं लॉग। आगे ले रहे हैं वर्ग शलाका। हमने अभी जाना अर्धछेद,
अब आचार्य हमें वर्ग शलाका बता रहे हैं। जैसा कि शब्द है वर्ग माने वर्ग, शलाका माने काउंटिंग, संख्या, यानी कोई भी संख्या कितनी बार वर्ग करने से आती है। कोई भी विवक्षित संख्या, कोई भी, हमने 256 लिया, भाई ये 256 कितनी बार वर्ग करने से आई, तो वो जो जितनी बार वर्ग करने से आई वो वर्ग शलाका कहलाएगी। वर्ग शलाका मतलब वर्ग करने की संख्या। वर्ग कितनी बार करे वो संख्या, वर्ग करके जो संख्या आ रही वो नहीं लेना, हमें जो संख्या 256 कितनी बार गुना करने से आता है, कितनी बार वर्ग करने से आता, हमें ये क्यूरियोसिटी है जानने की, तो वो यहाँ पर निकलेगी। वर्ग की शलाका निकालिए, वर्ग कितनी बार हो रहा है उसकी का। अभी हम क्या सी की संख्या निकाले, अर्धछेद की, है ना, कि कोई संख्या कितनी बार आधी आधी की जा सकती है। अब वो तो आधी आधी, अब क्या कह रहे हैं आचार्य कि भाई कोई संख्या हमें मिली है, कोई संख्या जैसे मान लीजिए हमको 4 मिला है, तो कितनी बार वर्ग किए, एक बार किए, है ना। 16 है, हम कितनी बार वर्ग किए, 2 बार किए, तो वर्ग शलाका 2 हो गए। 256 कितनी बार वर्ग किए, तो हम 3 बार किए। तो ये हमको 2 से एक बार गुना किए तो एक वर्ग शलाका 4 आई, 4 को 4 से गुना किए तो 16 आया, तो यानी 2 बार करे, 16 को 16 से करे तो 200, तो हमको 256 की वर्ग शलाका जाननी है कि 256 कितनी बार वर्ग करने से आता है। तो आएगा कि भाई 3 बार करने से आता है, वो यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करने पर विवक्षित, विवक्षित मतलब जिस राशि को आप जानना चाहते हैं, विवक्षी राशि उत्पन्न होती है उतनी ही उस राशि की वर्ग शलाका होती है। जैसे 4 की वर्ग शलाका 1, क्योंकि 2 को हमने एक बार वर्ग किया, 2 को हमने एक बार वर्ग किया, 2 को 2 से गुना करना वर्ग कहलाता है। तो यहाँ वर्ग शलाका में कितनी बार वर्ग किया, वर्ग की काउंटिंग क्या है, 1 है, क्योंकि हमने एक बार किया। फिर 16 की वर्ग शलाका 2 है, 2 दूनी 4 एक बार हुआ, 4 को 4 से गुना दूसरी बार हुआ, तो भाई 16 की वर्ग शलाका कितनी है, तो बोला 2। 16 के अर्धछेद कितने थे, 4। 16 के अर्धछेद 4 थे, तो वो तो थे उस संख्या के अर्धछेद। ये क्या है, वो कितनी बार वर्ग करने से वो संख्या आई। तो यहाँ कहते भाई 2 को 2 से गुणा, 2 को 2 को एक बार वर्ग किए तो 4 आया, 4 को फिर एक बार वर्ग किए तो 16 आया, यानी 16 संख्या हमको कितनी बार वर्ग करने से प्राप्त हुई, तो कहते हैं 2 बार वर्ग करने से प्राप्त हुई। दीदी इसको अगर ऐसा अपन परिभाषित करें तो कि वर्ग कितनी बार करके वह संख्या आई, उसे वर्ग शलाका कहेंगे। वही तो है, ठीक नहीं, मैं बराबर लिखी हूँ कि नहीं ये पूछ रही दीदी, मैंने ऐसा लिखा है इसलिए जी। यहाँ पर वही चीज कर, वर्ग मतलब वर्ग शलाका माने काउंटिंग, यानी कोई भी संख्या कितनी बार वर्ग करने से आती है, वो जितनी बार वर्ग करने से आती है उतनी बार को यहाँ वर्ग शलाका कहा गया है। जैसे अर्धछेद में कहा गया था कोई संख्या कितनी बार आधी आधी होती है उतनी बार को उसका अर्धछेद कहा गया। वर्ग शलाका में आचार्य कह रहे हैं किसी कोई भी संख्या, सभी संख्या वर्ग करके नहीं आती, इसलिए ऐसा मत दिमाग में घुसा लीजिएगा कि सब संख्या, जैसे 27 है वर्ग करके नहीं आएगी, है ना, 17 है वर्ग करके नहीं आएगी, 15 है वर्ग करके नहीं आएगी। नेचुरली यहाँ कौन सी संख्या आएगी, द्विरूप वर्ग धारा में जो आएगी वो संख्या आएगी। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि कोई भी संख्या हमको कितनी बार वर्ग करने पर प्राप्त होती है, उस उतनी जितनी बार वर्ग करने पर प्राप्त होती है, वर्ग करने की संख्या को हम वर्ग शलाका कहते हैं। शलाका माने संख्या, काउंटिंग गिनती, वर्ग माने वर्ग। तो ये कहते हैं 4 की वर्ग शलाका 1, क्योंकि एक ही बार हमने वर्ग किया, 2 को 2 से गुना किया आ गया। 16 में हमने क्या किया, 2 बार किया, 2 को 2 से, फिर 4 को 4 से, तो यहाँ वर्ग शलाका 2 हो गई। 256 को कितनी बार किया, तो पहले 2 को 2 से किया, फिर 4 को 4 से किया, फिर 16 को 16 से किया, तो 256 आया। तो इसकी वर्ग शलाका कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 अब हम आपसे कोई अपने से झट से नहीं बोलेंगे, 15 की वर्ग शलाका कितनी होगी, हैंड रेज करेंगे, 15 की वर्ग शलाका कितनी होगी। चार हुई है, 4 हुई। सुमति जी,
बहुत गलत बात, जिसमें मैंने कहा कि कोई नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे। मैं हैंड रेज इसलिए देखना चाहती हूँ कहाँ तक किन किन लोगों को समझ में आया, और कुछ नहीं है मेरा, है ना। सबको आप बोल दिए, चलो बोल दिए, हम फिर भी पूछ रहे हैं उसकी वर्ग शलाका कितनी होगी। निशा जी बोलिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका उत्तर सुन के बोले आप, जो कि प्राय करते हैं, फिर गलत हो जाता है आप लोग का। हम ये नहीं करें कि वो गलत बोली है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, गलत सही कुछ नहीं बोल रहे अभी। निशा जी छह अपने दीदी, हैंड, छह होगी, हाँ छह होगी, 6 होगी। छह होगी। हाँ ठीक है, सुन लिया। 256 की वर्ग शलाका कितनी होगी? त्रिशला जी बोलिए। 3 होंगे भाभी। किसकी वर्ग शलाका पूछ रहे हैं? 256 की पूछ रहे हैं आप? 256 256 की। पूछ लिए क्या? 256 की तो बात हो चुकी थी, पनट्टी भाभी पूछे थे ना। ना, 256 पूछी भाभी। चलिए फिर से लेते हैं। बादाल की वर्ग शलाका कितनी होगी? हैंडरेज करेंगे। कितनी तरह के उत्तर आ गए, सब कंफ्यूज, मैं ही कंफ्यूज हो गई, और लोगों को छोड़िए, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैंने क्या पूछा था। 4 3 6, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं पूछी क्या थी। इसलिए मैं विनय पूर्वक कहती हूँ, हैंडरेज करिए, बिल्कुल सबसे पूछेंगे, क्योंकि एक छोटी सी चीज में सबका उत्तर सब तरह का आ गया। बादाल में वर्ग शलाका कितनी होगी? सुमन जैन, पाटनी, बंबई। 4 होगी। 4 होगी। और कौन बोलेंगे? बाबूजी बोली, हाँ ठीक है बाबूजी। वीना जी बोलिए। 4 ही होगी, 4। 4। और कौन बोलेंगे? हाँ अनीता बोलो। नहीं भाभी नहीं, 5 5 होगी भाई, 5 5 होगी। बोल करके अपने को तुरंत म्यूट करें। आपकी अपनी गलती स्वयं अपने मन में समझे, 2 बिल्कुल ये बार चीज नहीं चलेगी। सब कंफ्यूज हो रहे हैं यार, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ आप लोग के उत्तर से। बता आप जब प्रश्न पूछे हैं तो आप हैंड रेज कर रहे हो, तो पहले देखा करो ना कि आपको उत्तर आ रहा है कि नहीं। उत्तर को बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है? छोटी सी चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, और इतना समझाने के बाद 2 2 3 3 उत्तर दे रहे हैं। हाँ अनीता बोलो, बोल चुकी क्या तुम? कितना बोली थी? 4। 4 बोली थी। हाँ मधु जी बोलिए, रांची। 5। 5। हाँ दीदी, मैं बोल लूं? हीरा। हाँ हाँ, मैं 4। सबसे पूछूंगी, मैं सबसे नहीं, कोई नहीं बोले ऐसे, ऐसे कोई नहीं बोले। मैं हाँ हैंडरेज ठीक जिसका है। दिखेगा उनको पूछूंगी, और जो अपने को पर्दे के भीतर रख रखे हैं या हैंडरेज नहीं है, जिनको हम नहीं पूछेंगे। हाँ सरला जी बोलिए। 5 होगी। 5 होगी। विजया जी बोलिए। जी दीदी, 5 ही होगी। 5 होगी। कविता जी बोलिए। 5 होगी दीदी। 5 होगी। जेठी भाई साहब। 4 होगी, 4। 4 होगी। त्रिशला जी। भाभी 5 होगी। 5 होगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 2 मैं कैसे 2 होगी। 2। 2 कहाँ से आएगी? सुनीता जी बोलिए। आपका होठ हिलने से सुना हमको, वैसे आपकी आवाज नहीं आई। हाँ ललिता जी बोलिए, आप दिखा रही हैं वो है क्या? ललिता जी चलिए। कहाँ पर है वो वर्कशाला का? 4 ही, 4 ही गलत हो। 256 को 256 से करेंगे तो फिर एक वो होगी ना, तो 3 वो है और एक वो 4 होगी शायद। मैंने क्या प्रश्न किया था? पन्नटी बादाल की की बादाल दीदी, की। वर्ग शलाका बादाल। पूछे थे या अर्धछेद पूछे थे? बादाल की वर्ग शलाका कितनी होगी ये पूछा था वर्ग आपने। शलाका पूछे थे ना? हाँ, बादल की वर्ग बादल की, अच्छा सॉरी सॉरी। बादल। जब इतनी छोटी सी चीज हम नहीं बता पाते हैं तो दीर्घ धारणा आज हम लास्ट कर देते हैं। अब आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है आप लोगों को पढ़ाने की।
इतनी छोटी सी चीज नहीं बताती यार, इतना समझाने पर बाप रे बाप कितना समझाते हैं, सब तरह से घुमा घुमा के। आपके सामने बुक है, एक बार 4 आया, दूसरी बार 16 आया, तीसरी बार 256 आया, चौथी बार 59 आया, 5वीं बार बादल आया। इतना सा नहीं बता पाते आप लोग, लिखा हुआ है फिर नहीं बता पाते हैं। हवा में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कहाँ से। अब हमको ये नहीं याद है कौन 5 और कौन 4 बताए, वो आप अपने मन में समझिए। मैं वो परीक्षा लेने नहीं बैठी हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। फिर आगे तो याद भी करना पड़ेगा, कुछ बताना भी पड़ेगा। एकदम जीरो है आप लोग, जीरो से भी नीचे आ गए। दीदी जो स्थान है वही वर्गशाला का है ना? हाँ, कितनी बार वर्ग करके आया वही तो वर्गशाला का है। एक बार 4 आया, दूसरी बार 16 आया, तीसरी बार 256 आया, चौथी बार 59 आया, 5वीं बार बादल आया। तो इतना सीधा सा नहीं बता पा रहे हैं। पता नहीं ये सब मेरे को। पेपर पे करके देखा ना दीदी तो तुरंत आ गया, कागज पे ये करके आपके पास, देखा। जिनके पास किताब उनके पास तो किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, नहीं, बुक में कागज तो पे लिखा हुआ। करा मैंने तो आ गया दीदी। फिर तो क्या बताएं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि आगे जब हम इतनी छोटी चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे तो मुझे पता नहीं कोई भी, क्योंकि बड़ा अजीब सा उत्तर आता है। कोई समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इतनी मेहनत भी करनी, और जबकि जो उत्तर गलती दे रहे हैं वो लोग पढ़ाई करके हमको लगता है तीसरी बार पढ़ रहे हैं। 2 बार ऑलरेडी ये हो चुका है ग्रंथ, आज तीसरी बार अब हो रहा है। दीदी आपने पहले पलट्टिका पूछा था, बाद में बादल का पूछा था। पलट्टिका 4 है, बादल का 5 है। नहीं, आपका उत्तर सही था, आपने बादल का 5 हाथ दिखाया था, मुझे ध्यान है आपका। पहली बार में तो कोई कुछ कह दिया, मेरे को ही लोग भरम में डाल दिया, और किसी को तो भरम में डाले तो डाले, मैं ही भरम में पड़ गई। क्या बात थी। चलिए, वर्ग शलाका करके पेज है, लिखिए, खोलिए, उसी के जस्ट पीछे जिस राशि के छेद नहीं, फॉर्मूला दे रहे हैं आचार्य हमको कि भाई वर्ग शलाका निकालने का और कोई इजी तरीका बता दीजिए। तो आचार्य जैसे अर्ध छेद का उन्होंने दिया, जिस विवक्षित राशि का 2 पर जितना घात हो उतनी ही उसके अर्ध छेद होते हैं, ये उन्होंने दिया। अभी वो क्या दे रहे हैं वर्ग शलाका के लिए कि जिस राशि के छेद निकाले हैं उसी की वर्ग शलाका निकालने के लिए उस राशि का छेद निकालना। जिस राशि के छेद निकाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने 4 के छेद निकाले, 4 के छेद कितने आए? 2 आए। अर्धछेद मतलब अर्धछेद समझिएगा। उसकी वर्ग शलाका निकालने के लिए कहते हैं छेद के छेद निकाल दो। ये सब नहीं समझेंगे, जीवकांड में जो प्रकरण आएगा माथे के ऊपर से जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी हल्के हल्के शब्द जब नहीं हम समझ पा रहे हैं तो क्या समझो। कितना सब तरह से समझाई हूँ, कहीं भी कमी नहीं रखती हूँ। तो कह रहे हैं वर्ग शलाका निकालने के लिए छेद के छेद, जिस संख्या का छेद निकाले हैं, अगर उस संख्या का हमको वर्ग शलाका जाननी है तो छेद के छेद निकाल लो। जैसे 4 के अर्धछेद 2, उसकी वर्ग शलाका कितनी? 2 में 2 से 2 का अर्धछेद निकाले तो 1 आया, यानी पहली बारी तो है ना, पहला स्थान 4 है तो वर्ग शलाका 1 हो गई, छेद 2 हुए। और आगे लेके चलते हैं कि 256 के छेद कितने थे? 2 पर पावर 8 था, 8 के अर्धछेद कितने होंगे? 3 होंगे, है ना। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के भी अर्धछेद कविता चार्जर दे। सुमति दीदी म्यूट कर लेंगे, सुमति दीदी म्यूट करेंगे, सुमति दीदी। तो हम क्या देख रहे हैं कि 256 के अर्धछेद 8 और 8 के अर्धछेद 3। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं विवक्षित राशि हमारी कौन सी हुई? 256। हमको 256 के अर्धछेद जानने हैं, तो अर्धछेद हुए 8। हमको उसकी वर्ग शलाका भी जाननी है कि कितनी बार वर्ग करने पर यह संख्या आती है। तो आचार्य कहते हैं अर्धछेद के छेद कर दो, यानी जब हम 8 का अर्धछेद करते हैं तो 3 आता है, 4 2 1, तो कहते हैं 3 बार गुना करने से, 3 बार वर्ग करने से ये संख्या आती है। तो आई है ना, पहली बार 4, दूसरी बार 16, तीसरी बार 256। तो 256 के लिए हमको कितनी बार वर्ग करना पड़ा? 3 बार करना पड़ा। तो जैसे पीछे देके आए कि अर्धछेद जिस विवक्षित राशि का 2 पर जितना घात हो उतना उस राशि के अर्धछेद होते हैं। वर्ग शलाका के लिए उन्होंने दिया कि जिस विवक्षित राशि, मान जिस राशि को हम जानना चाहते हैं कि इसकी वर्ग शलाका कितनी होती है,
तो उसके अर्ध छेद के छेद कर दो। या ऐसा क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि अपने यहाँ छोटी छोटी संख्या तो है नहीं, अपने गणित में तो असंख्यात, अनंत ऐसे संख्याएं हैं। भाई कैसे छोटी संख्या का तो अब हम फट से निकाल लिए, 256 के अर्ध छेद इतने हैं, फिर उसको दो आधा आधा कर लिए तो कह दिए 3 उसके वर्गशलाका। बड़ी संख्या में तो नहीं होंगे, बड़ी संख्या का अगर हम निकालना चाहेंगे तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि भाई वर्ग 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 निकालते जाएंगे फिर गुणा करते। तो आचार्य ने एक आसान सा फॉर्मूला दे दिया कि वो जिस राशि का अर्धछेद जितना है उस राशि के अर्धछेद का छेद करते, छेद मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे 2 से भाग जितनी बार लगता है उसको छेदन यहाँ कहा जा रहा है। बार बार अर्धछेद अर्धछेद नहीं ना बोला भी नहीं जाता और ग्रंथ में लिखा भी नहीं रहता, 6 लिखा रहता है, छेद भी नहीं रहता। अर्थ संदृष्टि जहाँ आती वहां 6 लिखा रहता है, पल्ले का प लिखा रहता है। तो जितनी बार उस अर्ध छेद को हम जितनी बार छेदन कर सकें, अर्ध छेद के छेद जितनी बार होंगे उतनी बार उस विवक्षित राशि की वर्गशलाका होगी। अभी हम देखें पेज पर, जितने छेद होंगे उतनी ही मूल राशि की, मूल राशि मतलब जिस राशि का हम निकालना चाह रहे हैं वर्गशलाका होगी। अर्थात मूल राशि के छेद मूल राशि की वर्गशलाका। जैसे 4 के छेद 2 हैं, 2 का छेद 1, तो 4 संख्या की वर्गशलाका 1, यानी 4 कितनी बार वर्ग करने से आया है? तो 2 को 2 से 1 बार वर्ग किए हैं तो 4 आया है। फिर क्या 256 के छेद 8 हैं, 8 के छेद कितने होंगे? 3 हैं, तो 256 के अर्धछेद तो 8 हुए और 256 कितनी बार वर्ग करने से आया? तो 3 बार वर्ग करने से आया, क्योंकि 8 के अर्धछेद 3 हैं। 2 दूनी 4 आया, फिर 4 चौक 16 आया, फिर 16 16 256 आया। यानी 256 कैसे आया? जब हम 3 बार वर्ग किए। फिर पनट्ठी का बोल रहे हैं, पनट्ठी के छेद 16, 16 के छेद 4, तो पनट्ठी कितनी बार गुना करने, कितनी बार वर्ग करने से आ रही है? तो आचार्य कहते हैं 4 बार वर्ग करने से आ रही है। तो द्विरूप वर्ग धारा का पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 16 है, तीसरी संख्या 206। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके इस 4 में झंझट पड़ने वाला है। वहां पर जब काउंटिंग करेंगे स्थानों का तो वहां पर फिर एक अलग से और आचार्य बताएंगे। तो पहला स्थान 4, दूसरा 16, तीसरा 256, चौथा 565, 65,536, पांचवा बादाल, छठा इकट्ठी। तो भाई इकट्ठी कितनी बार करने से, कितनी बार वर्ग करने से आ रहा है? द्विरूप वर्ग धारा में 6ठे स्थान पर है। द्विरूप वर्ग धारा में इकट्ठी कहाँ है? 6ठे स्थान पर है, 6 बार वर्ग करने से आती है। बस, अरे 11:02 हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं। एक ये पेज खाली कर दो। द्विरूप वर्ग धारा के वर्गशलाका छेद व स्थान। वर्गशलाका 4 का 1 है, 16 का 2 है, अर्धछेद कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 256 के 8 हैं, वर्गशलाका 3 है, पनट्ठी के 16 हैं, अर्धछेद चौथा उसका वर्गशलाका का स्थान है। जो अभी हमने जवानी बोला वही चीज है यहाँ पर। बादाल का अर्धछेद 32 है, स्थान कौन सा है? वर्गशलाका कौन सी है? 5 है। इकट्ठी का 64 है और उसकी वर्गशलाका 6 है। अब आगे ये द्विरूप वर्ग धारा के सारे स्थान बताएंगे केवल ज्ञान तक। आगे के पेज में क्या है? और ये हम लोग को मतलब मैं तो खैर दीदी की क्लास नहीं अटेंड करी थी, लेकिन सबको याद, बाद में मैंने दीदी का सुना, सबको याद करके ये स्थान बताने पड़े। बहुत अच्छी तरह से लोग बता रहे हैं। जब समझ में आ जाता ना तो अपने को रटना नहीं पड़ता, रट के कोई नहीं बता, रट के बताएंगे तो एक एक छूट जाएगा बीच में। समझ जाएंगे कि क्या किस तरीके से स्थान बन रहे हैं तो अपन फटाफट बता देते हैं। तो ये क्लास अपने लोग यहाँ तक रहने देते हैं। दीदी कौन से स्थान बोल रहे थे? दीदी आप कौन से स्थान बोल रहे थे? नाम 14 धारा के कि और कुछ स्थान बोल रहे थे दीदी? हम नहीं समझे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अभी आप बोले ना कि स्थान अच्छे से याद करना, तो कौन से स्थान? अभी आगे जो आने जा रहा है द्विरूप धारा के सर्व स्थान। अच्छा, हाँ, ये स्थान आपको काफी आगे तक, मतलब आगे तक क्या, काफी मतलब दीदी की क्लास में मैंने सुना है वो पूरा, मतलब आगे तक केवल ज्ञान तक लोग
स्थान सुना देते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, दिमाग में आ जाता है, इसके बाद ये आया, इसके बाद हाँ जब हम तर्क से चीजों को जान जाते हैं ना, तो फिर वो चीज रट के कोई नहीं सुना सकता, रट के तो 4-5 भी नहीं सुना सकता। इसको हम जी लोग कर लेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते हैं, नए लोग जिनको नहीं पकड़ में आ रहा, पुराने लोग भी पूछ सकते हैं, नया नया लोग इसलिए बोल देते हैं कि नए लोग को थोड़ा सा। बादल मतलब नहीं समझ में हाँ हाँ दीदी इसमें ना एक मिनट सरला जी, एक मिनट। हाँ हेमा जी, बादल नहीं समझ में आया, थोड़ा देर से ज्वाइन करे। बादाल क्या नहीं समझ में आया? बादाल में आपको बादल किसको कहते हैं, मतलब हाँ, बादल मतलब क्या बादाल होता किसको कहते हैं? बा माने होता है 2, दाल माने होता है 40, तो जो संख्या 42 से शुरू हो उसको बादाल कहते हैं। तो तो 42 से शुरू होने वाली संख्या तो आप 42 पर 2 जीरो लिख लीजिए, वो भी हो जाएगी, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ बादाल जिसके लिए आया है, पनट्ठी को पनट्ठी से गुना करके जो संख्या आती है उसको बादाल कहते हैं। बादाल कहते क्यों है? क्योंकि 42 से शुरू हुआ इसलिए। बादाल को बादाल से गुना, बादाल का जब स्क्वायर करते हैं तो इकट्ठी, उसको शास्त्र में या तो इकट्ठी बोला जाएगा या 18 लिख के एक बराबर का चिन्ह रहेगा। बादाल में भी संदृष्टि जहां आएगी अपने जीवकांड में तो 42 लिख करके इक्वल चिन्ह रहेगी संदृष्टि में, भाषा में बादाल रहेगा। वहां इतनी बड़ी बड़ी संख्या थोड़ी लिखेंगे। पनट्ठी मतलब जो पन अट्ठी 65 से जो शुरू, पन अट्ठी, अट्ठी मतलब 60, 5 माने पन माने 5, जो 65 से शुरू हो। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये तर्कना दी जा रही है। ये मतलब ऐसे 65 से तो बहुत संख्या शुरू होती, सभी थोड़ी पनट्ठी हो जाएगी, पर अपने को एक शब्द लेना पड़ता है ना। अगर में बार बार हम 65,536 आचार्य कहते हम बोलेंगे तब तो फिर आपका शास्त्र इतना वो इतना हो जाएगा। तो इसका एक रखा भाई कि 65,536 को हम अर्थ इसमें भाषा में क्या कहेंगे? पनट्ठी, उसको बादाल, उसको इकट्ठी। संदृष्टि हम कैसे करेंगे? तो पनट्ठी के 65 लिख के इक्वल का चिन्ह देंगे, बादाल में बादाल लिख के इक्वल का चिन्ह देंगे, और इकट्ठी में 18 लिख के बराबर वाला चिन्ह देंगे। तो उससे समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर 65,536 है, यहाँ पर बादाल वाली सारी 9 संख्या है, शायद उसमें 9 संख्या है, इकट्ठी में शायद 19 संख्या है, वो 19 संख्या। इस तरह से आज इसका मतलब पनट्ठी इंटू पनट्ठी इक्वल टू बादल, क्या पनट्ठी इंटू पनट्ठी इंटू बादाल, हाँ बिल्कुल, बादाल, बादाल इंटू बादाल इकट्ठी। अब इकट्ठी के बाद कोई ऐसा साइन नहीं, अब इकट्ठी के बाद संख्या चालू हो जाएगा, जो हम लोग कल समझेंगे। हाँ सरिता, सरला जी कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रही कि ये जो वर्गशाला का है तो उसमें छेद वाला बताना होगा कि खाली छेद बताना होगा? नहीं, जब छेद पूछा जाएगा तो आप छेद बताएंगे। जब वर्गशाला का करनी होगी तो छेद का छेद आप अपने मन में लगाएंगे, हमको थोड़ी बताएंगे। आप ये थोड़ी कहेंगे हमको कि इसके छेद इतने हैं, इसके छेद इतने होते हैं, ये थोड़ी उत्तर होगा। जैसे मान लिया हमने 256 का आपसे अर्ध छेद पूछा तो आप बोल देंगे 8, फिर लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं उसकी वर्गशाला का, तो आप अपने मन में उस 8 का भले निकाल लीजिए, पर आप मेरे को थोड़ी बोलेंगे कि उसके अर्ध छेद 8 हैं, 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। ये आपके मन में करने का गणित है। मेरे को तो आप सीधे बोलेंगे भाई इसकी वर्गशाला का कितनी है, तो 3 है। और कोई प्रश्न है? क्लास समापन करें। ऑडियो शायद आ रहा है, मैंने कल भी देखा था। और थोड़ा तो है ही है, थोड़ी तो कठिन चीज है ही है उनके लिए जो गणित बहुत कम समझ पाते हैं। तो थोड़ा आप लोग सुन सुन करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से होता जाएगा। एक बार बढ़िया से समझ लेंगे तो फिर आगे प्रकरण को जब भी पढ़ने बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार तो नई चीज में 10वीं से 11वीं में जाते हैं, और अगर साइंस है तो बाबा बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए इसलिए हम जानते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज ही बदल जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग सीख रहे हैं तो मेहनत तो आप लोग को करनी पड़ेगी, जिनको समझना है। और खाली हम सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान भी अगले भाव में बहुत काम आता है, लेकिन जिनको समझने की शौक है, वो जानने की शौक है, वो थोड़ी मेहनत करें। दीदी एक बार YouTube के वीडियो का जो लिंक है ना, उसको आप भेजते हैं ना, बीच बीच में वैसे भेजिएगा ना। हाँ, कल ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था वो थोड़ा पीछे हो जाता है ना, बहुत आगे वो बस सारा मैथमेटिक्स वगैरह दे देते तो मेरे ग्रुप में तो बहुत ही पीछे चला जाता है। मेरे को भी देखना पड़ता है कि भाई आ रहा है कि नहीं क्लास, उसको देखने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो हाँ। कर भी लेती हूँ। ये आगे वाला टाइम बहुत सूट करता है।
हाँ, ये सुबह वाला टाइम बहुत सूट करता है। तो आप लोगों में से 2-4 लोग, ये तो खैर मैंने तो प्रतिमा धारी के चलते बदला, आप लोगों में से हाँ 2-4 लोग ही मुझे ये कहे हम लोग कैसे, हम लोग तो प्रतिमा धारी की क्लास करते हैं, हम उस क्लास को कैसे छोड़ें। तो खैर हम तो उसके चलते तो नहीं टाइम बदले, टाइम हम तो बदले प्रतिमा धारियों के चलते। लेकिन इस हाँ क्लास में 2-4 लोग, आप लोग जैसे लोग बहुत बोलते थे, बहुत बात आई मेरे कानों तक, मेरे को डायरेक्ट भी लोगों ने बोला, किसी के थ्रू भी बात आई कि वो तो प्रतिमाधारी की क्लास है, वो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। भाई तो चल रही है क्लास, चल रही है, जहां जिसको जो मिलता है वो ले। क्योंकि मुनि महाराज अपनी जगह बहुत पूज्य हैं, उत्कृष्ट चारित्र है, वो एक अलग विषय है। चारित्र को साष्टांग नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। ज्ञान एक अलग विषय है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ज्ञान के लिए पहले हम चारित्र धारण करें, ऐसा नहीं, ज्ञान के बाद चारित्र आता है। तो ज्ञान के लिए हम सोचे कि ये प्रतिमाधारी है तो ज्ञान अच्छा है, ये मुनि महाराज है तो ज्ञान अच्छा, तो फिर मैं ये बार बार 4-4 महीने महाराज के पास जाती क्यों हूँ, मुनि राज के आचार्यों के पास क्यों जाती हूँ। अगर चारित्र ही ज्ञान का प्रतिपादक हो जाए तो जाने की मेरे को क्यों बुलाते हैं, बहुमान करके बुलाते हैं, जिद करके बुलाते हैं, नाना करती रहती हूँ, बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जाके टपक जाती हूँ वहां पर। तो बहुत हथेलियों पे रखते हैं, एकदम हथेली पे रखते हैं, एकदम हथेली पर, बिना बोले चीजों की पूर्ति करते हैं। इतना बहुमान के हम आपको बता नहीं सकते। तो इसलिए चारित्र अपनी जगह बहुत ज्यादा पूज्य, भाई हम लोग को चारित्र ही प्राप्त करना है। लेकिन ज्ञान के लिए पहले चारित्र करें, जो चारित्र धारण कर लिया उसके पास ज्ञान हो ही, ये विवक्षा अभी तक तो कहीं पर पढ़ने नहीं मिली है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित्वा स्तुदानि त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय।